नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री की कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली होने वाली है, लेकिन यहां पर बड़ी बात, क्या मिथुन चक्रवर्ती उस रैली में शामिल होंगे? कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वो लगातार मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में हैं। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे उस रैली में? अभी तक फिलहाल असमंजस बना हुआ है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई है कोई बातचीत। कैलाश विजयवर्गीय जरूर ये बात कह रहे हैं कि वो मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से अभी कुछ भी बात सामने नहीं आई है। आज भी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया, बातचीत उनसे की है। खबरें और सूत्र ऐसे ही बातें भी छन कर आ रही थी कि कल प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होने वाली है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उसमें शामिल हो सकता है मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मौजूद है बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, अगर बताएंगे कल बड़ी जनसभा है और यहाँ पे क्या तैयारियां हो रही है? ये तैयारियां जो सभा के लिए होती है वो सारी हो रही है। मंच बन रहा है, आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लग रहे हैं, और बाकी भी जो तैयारियां हैं जैसे प्रधानमंत्री जी की ग्रीन रूम की व्यवस्था, फिर यहाँ मीडिया आप लोग आने वाले उनको कहाँ रखना, फिर बाहर से कार्यकर्ता आएंगे तो महिलाएं कहाँ बैठेंगी, इन सब की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है। काम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके अनुसार सब लोग काम करेंगे। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं। हमने पहले नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम वहाँ रैली करेंगे, बोले नहीं हम तो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ट्रेन स्पेशल करके आ रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। और एक बात कि बड़े नाम अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैसे दिनेश त्रिवेदी, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम उठ रहा है, वो क्या कल शामिल रहेंगे इस रैली में? मिथुन दा से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे, वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे, जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। और दिनेश त्रिवेदी? वो दिल्ली में हमारे नेताओं से संपर्क में है। और काफी लोग जो तृणमूल कांग्रेस में थे, उन नेताओं को अभी टिकट नहीं मिल रहा है। अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप क्या वो देखेंगे, वो पॉसिबिलिटी है? देखिए, संभावनाएं बहुत कम है, पर फिर भी जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे, जो वास्तव में डिवोटी होंगे, उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने संपर्क भी किया हमसे। और तृणमूल कांग्रेस ने जब लिस्ट रिलीज किया, वहां पे 50 सीटें थी विमेन कैंडिडेट्स के लिए। इस बार बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जाएगा? हम तो देते ही हैं, हमें महिलाओं को टिकट देंगे हमारे यहाँ, और अब संख्या कितनी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कौन जीत सकता है, नंबर्स का गेम होता है सरकार बनाने में। तो जो जीत सकता है, जो भी महिला कार्यकर्ता जीत सकेगी उसे टिकट मिलेगा। और स्टार फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा? हमारे पास सुपर स्टार है मोदी जी, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके आगे कोई फैक्टर नहीं। आखिरी सवाल, ममता इस बार नंदीग्राम की सीट से लड़ रही है और भवानीपुर सीट से नहीं। डर गई हैं, वो डर के ही वहां गई हैं, और मैं अभी से कह रहा हूं कि वहां पर भी वो बहुत लंबे वोटों के अंतर से हारेंगे। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, अभी भी असमंजस, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो लगातार संपर्क में है मिथुन चक्रवर्ती के। नवजोत, दरअसल मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में लाने की कोशिशें तब सामने आई जब लगभग 27-28 दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत मुंबई में मिथुन से मिलने पहुंचे। उसके बाद से ये बात सामने आई, और सूत्रों से हवाले से पता चला कि मिथुन को बीजेपी में लाने की कोशिशें चल रही हैं, और इसकी वजह भी बताई गई कि बंगाल में बड़ी शिद्दत से बीजेपी कोशिश तलाश रही है एक बड़ा चेहरा, और मिथुन बहुत बड़ा चेहरा है। तो तब से ही बातचीत लगातार चल रही है, और पिछले आजकल लगातार बातचीत हो रही है, और कोशिश हो रही है कि मिथुन जो प्रधानमंत्री की रैली है ब्रिगेड में, वहां पर शामिल हों। हालांकि अभी तक मिथुन की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये लगातार कोशिश है कि मिथुन प्रधानमंत्री के साथ मंच पर हो। बिल्कुल, वहां से अभी तक कोई क्लियर बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी कोशिशें लगातार की जा रही। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से अनुपम ये कहा था कि वो संपर्क में है, लेकिन अभी बात बनी नहीं है।
जी बिल्कुल, और ये संपर्क बहुत दिनों से ही चल रहा है, लगभग 1 महीने से ही ये संपर्क चल रहा है। और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद जो बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि खुद गृह मंत्री ने भी शायद उनसे बात की है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय तो उनके साथ संपर्क में है ही। तो ऐसे में लगातार कोशिशें हो रही हैं कि मिथुन पार्टी में आए, और पिछले कई दिनों से ये कोशिशें ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि बड़ा मौका है। ब्रिगेड रैली बहुत बड़ी रैली होती है कोलकाता में, ऐसी रैली में अगर मिथुन शामिल होते हैं, आते हैं, तो ये एक बड़ा संदेश जनता को जाएगा, बड़ा चेहरा जिसकी तलाश बीजेपी को शिद्दत से कई महीनों से, कई सालों से हम कह सकते हैं कि है, वो पूरी होगी। तो ऐसे में कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रसेनजीत से भी कोशिश हुई है, कई और नाम सामने आए हैं बड़े, लेकिन फिलहाल जो कोशिश है कि मिथुन को किसी तरह सामने लाया जाए। अनुपम रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह का विचार अभी चल रहा है, बात अटकी कहां पर है? देखिए, बिल्कुल किसी भी नेता को अगर पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाती है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जो हैं वो टीएमसी में रहे हैं, राज्यसभा सांसद थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया था और टीएमसी को भी छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन नवजोत कुछ दिन पहले उन्होंने जब मोहन भागवत से मुलाकात की थी, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे चुनाव से पहले। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उस रैली के अंदर ये माना जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी बातचीत के दौर चल रहे हैं और फाइनलाइज किया जा रहा है कि उनकी अगर वो पार्टी में आते तो उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके से वो संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे कैंपेन करेंगे, ये सारी चीजों पर जो है चर्चा हो रही है। और चर्चा होने के बाद ही जो है वो फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन इतना जरूर है कि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बीजेपी में ये कहा जा सकता है कि बातचीत के दौर चल रहे हैं और फाइनलाइज आज रात तक हो जाएगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की रैली है। अगर उनको ज्वाइन करना होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ही ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अनुपम, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दिनेश त्रिवेदी के बारे में, जिन्होंने आज बाकायदा बीजेपी में एंट्री कर ली है, शामिल हो गए हैं बीजेपी में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की है और इसके साथ ही साथ बीजेपी की नीतियों का उन्होंने गुणगान भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पूर्व राज्यसभा सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपने बड़े ड्रामेटिक तरीके में राज्यसभा में खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया था, तो क्या तब भी बातचीत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो राजनीति होती है ना, वो कोई व्यवसाय नहीं होता है कि लेन देन नहीं होता है। वहां आपको अपने मन की बात करनी पड़ती है। और मुझे कहीं लगा कि मेरा दम घुटने की बात तो अपनी तरफ है कि मैं बोल भी सका। आज बंगाल की जनता का दम घुट रहा है, वो बोल भी नहीं सकती। जहां कुछ बोलने जाओ मारपीट, तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, तो दम घुट रहा है आज बंगाल की जनता का। और बंगाल की जनता चाहती थी कि मैं छोड़ दूं या तो कुछ करूं। मैंने बहुत कोशिश की, रातों रात नहीं हुआ, बहुत कोशिश की कि कुछ बदलाव आए, मगर लाचार नहीं हुआ। तभी मुझे लगा कि या तो मैं कुछ कर सकूं टीएमसी में रहकर जनता के लिए, या मैं यहाँ छोड़ दूं। वरना सत्ता की गलियारों में रहना, आलीशान मकान, अब वो राजनीति का ही उद्देश्य होता तो बात अलग है। राजनीति का उद्देश्य वो नहीं है। सैकड़ों लोग अपनी जान देते हैं। हमारे सियाचिन में जो सोल्जर्स है ना, हम लोग वहां 15 मिनट नहीं खड़े रह सकते। वो क्यों खड़ा है भैया? देश के लिए, एक कोई परिवार विशेष के लिए तो नहीं खड़ा है ना, उसके लिए पूरा देश परिवार है। आज उसीलिए हमने जो कहा, हम दिल की बात करें कि जनता का परिवार है ये भारतीय जनता पार्टी। तो जब आप छोड़ रहे थे तब क्या कहीं ना कहीं आपके मन में था कि भारतीय जनता पार्टी जाके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, या उस समय नहीं सोचा? भारतीय जनता पार्टी को हम आज से नहीं जानते, बहुत दिनों से जानते हैं। उनका कल्चर जानते हैं, उनका आइडियोलॉजी जानते हैं, उनका देश प्रेम जानते हैं। तो ये मत समझिए कि आज ही पता चला। वो इतिहास है और सब कुछ इतिहास के पन्नों में सब कुछ लिखा है। दिनेश त्रिवेदी क्या क्या कहते आ रहे हैं वो सब कुछ इतिहास में लिखा है। ये मेरे लिए अच्छा है। क्या आप बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव सिर्फ लड़ना ही एक मकसद नहीं होता है। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम शामिल हैं। और क्या आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ दिखेंगे रैलीज के अंदर? क्या आप जाएंगे? देखिए, हर चीज एक प्रक्रिया की तरफ चलता है। जनता के बीच में रहे और हर चीज एक डिसिप्लिन
पार्टी जो तय करती है वही होता है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है ममता बनर्जी अब की बार जीत पाएंगी बंगाल का चुनाव? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी जीत पाएंगी? अब आपके सवाल में ही जवाब है। आपको नहीं लगता? आपके सवाल, आपने तो ये सवाल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिनेश त्रिवेदी को इस समय ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव जीतना अब की बार कठिन रहेगा, और उनका मानना है कि जो बंगाल की इस समय हालत है उसके मद्देनजर टीएमसी छोड़ना ही ठीक डिसीजन था, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। श्वेरा पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ। लखनऊ में खुद पर गोली चलवाने वाला सांसद का बेटा अब तक फरार है, और इस बीच उसकी पत्नी ने सांसद ससुर पर गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि आयुष को सांसद ने अपने दिल्ली के सरकारी आवास में छिपा रखा है। उसने खुद आयुष से फोन पर काफी देर तक बात की है। पत्नी ने आरोप लगाया कि आयुष परिवार के दबाव में उसे छोड़ रहा है, और साथ ही उसने आयुष पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। पत्नी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई, अब ये तो वो आयुष और उसका साला ही पूरी तरीके से बता सकते हैं। आयुष का फोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और फिर पुलिस का फोन आया कि हम ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ मिला आयुष से भी, और मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि मैंने पहचाना नहीं किसी को, किसने मारा। उसने जो बयान दिया मुझसे यही बयान दिया। ऐसी कोई बात नहीं, पहले तो जिस इंसान से मेरी पहले शादी कंफर्म थी उसको लेकर के, बट ये चीजें फेक है उसको फंसाने हो, क्योंकि उससे दूर दूर तक कहीं कोई बातचीत आयुष की नहीं थी कभी भी। और स्टार्टिंग में हुई थी जब हमारी शादी हुई थी, तो क्योंकि मेरे से 4-5 साल से मेरी शादी कंफर्म थी, तो वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो उसने सिर्फ आयुष से बात करी थी, कुछ भी उसने नहीं बोला, उसने बात करी और वो चला गया था आयुष से बात करके। और बात रही दूसरी, तो सिर्फ चंदन गुप्ता को लेकर के ही काफी परेशान था, दूसरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उसके पास बहुत ज्यादा। तो आयुष की पत्नी ने अपने ससुर और आयुष पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कई गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। लखनऊ के मोहनलालगंज में बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे के और साले के दोनों के साजिश में शामिल होने के बाद जांच चल रही है। आयुष फरार है और आदर्श को जेल हो गई है। इस बीच बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि आयुष की पत्नी खुद सामने आकर के कई बातें बता रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है आयुष ने क्यों किया ऐसा? सिर्फ गुस्से में, पहली चीज वो गुस्से में बहुत ज्यादा उस दिन था, उसको बहुत ज्यादा टेंशन भी थी। तीसरी बात ये है कि उसको ये था कि लड़ाई हुई थी उसके कुछ लोगों से, तो उसको बस फंसाने का दोनों का प्लान था कि हाँ चलो फंसा देते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसी क्या नाराजगी, ऐसी क्या गुस्सा कि जिसके लिए अपने ऊपर गोली चला करके ही दूसरे को फंसा दिया जाए? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था कि जो उन लोग का बिजनेस का कुछ काम को लेकर के ही बहस हुई थी 2-3 दिन पहले ही चंदन गुप्ता से, तो उस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसके लिए उसने बोला कि ठीक है, ऐसा उसने अपने पापा से ही बोला था कि ठीक है पापा, अगर मेरी आप बात कराएंगे कमिश्नर जी से तो मैं नहीं करूंगा कुछ, वरना मैं खुद को गोली मारूंगा और उसको भी मार दूंगा। अच्छा, आप लोगों की जो मुलाकात हुई, शादी हुई, उसको क्या कौशल किशोर के परिवार वाले या वो लोग मानते थे? जी नहीं, उसकी शादी मतलब हमारी शादी हुई तो उसके घर वाले ये बोले कि ठीक है तुमने शादी कर ली है, बट हमसे कोई मतलब नहीं है। भारत में कोरोना से बचाने के 2 टीके लाए जा चुके हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन कुछ राज्य उसी टीके पर अब भी सवाल उठा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद लगवाकर भ्रम तोड़ने का भरोसा जताया है। सोमवार को देश में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ टीकाकरण अभियान पर छाए हर भ्रम के वायरस को खत्म करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी उतरे थे। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को लगवाया ताकि राजनीति खत्म हो। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब खत्म होनी चाहिए। लेकिन शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आरोप लगाते हैं ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, जिनमें मुख्यतः पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का भी नाम आता है। इन 3 राज्यों ने कहा है कि वो कोवैक्सीन, जो हिंदुस्तान का अपना मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है,
उसका टीकाकरण अपने राज्यों में वो नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। तो सच क्या है? जिस टीके को खुद प्रधानमंत्री लगवा चुके हैं, जिस टीके को देश के दूसरे बड़े नेता लगवा चुके हैं, जिस स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे भी उसे 81% प्रभावी बताते हैं, क्या बीजेपी विरोधी 2 दलों के शासित 3 राज्य में उसी कोवैक्सीन पर भरोसा न करके भ्रम पाला जा रहा है? क्या कांग्रेस शासित पंजाब कोवैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहा? इस सवाल के साथ संवाददाता सत्येंद्र चौहान निकले तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना की वैक्सीन लगवाते मिले। बाहर आए मुख्यमंत्री तो संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने पूछा, क्या पंजाब में कोवैक्सीन नहीं लगवाई जा रही? आई डू नॉट नो कौन से बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। यहाँ तो खुला खुला है, जिसने जो कुछ लगवाना है लगवा सकते हैं। फ्री चॉइसेस ऑफ द पीपल, देयर इज नो क्वेश्चन। तो आप कोवैक्सीन स्टार्ट मैंने मुझे पता नहीं क्या दिया है, बट समथिंग दे गिवन। शुरू हो गई, सो एवरीथिंग इज देयर। आई डोंट नो व्हाई आर दे मेकिंग अननेसेसरी नॉइज अबाउट नथिंग। तो क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भारत की कोवैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रही? इसका जवाब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से सुनिए। फाइनल रिपोर्ट, अंतिम प्रकाशन इनके स्टडी का, ये 87 लोगों की जानकारी को प्रस्तुत करके और फिर देश दुनिया के सामने बात आ जाएगी। जैसे ही ये रिपोर्ट ने पूरी आ जाती है सामने, हम इंतजार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो दिन आ जाए और कोवैक्सीन का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगाया। देश के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट citizen of this country, president of India, also got vaccinated by Covaxin. प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने भी कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमान वेंकैया नायडू जी ने भी और अन्य मंत्रियों ने कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? टीके पर राजनीतिक टिप्पणियों से फैले भ्रम के कारण ही देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी चल रही थी, जिसमें खुद पीएम ने कोवैक्सीन का टीका लगवाकर भरोसा पैदा करने की कोशिश की। गुरुवार को पहला दिन था जब एक दिन के भीतर 14 लाख डोज वैक्सीन के दिए गए। अब जरूरी है कि टीका चाहे कोई भी हो, राजनीतिक टिप्पणी किसी की ना हो। रायपुर से महेंद्र नामदेव और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश में प्लेटफॉर्म टिकट दोबारा से बेचे जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन 3 गुना से 5 गुना महंगे दाम के साथ। टिकट महंगा करने के पीछे दलील यह है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोरोना काल में भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि यही चिंता राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों में जुटने वाली भीड़ की क्यों नहीं होती? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से आने वाली यात्रीगण कृपया ध्यान दें, करीब 1 साल बाद जब देश में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा दोबारा शुरू हुई, तो दिल्ली में 10 रुपए वाला टिकट 30 रुपए का हो गया। 30 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो मिलेगा। दरअसल कोरोना काल के चलते तमाम प्लेटफॉर्म्स की जो टिकट्स की व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया था। पहले ये जो टिकट थी वो 10 रुपए की बिका करती थी। जो लोग अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने और या फिर रिसीव करने के लिए आते थे, उनको प्लेटफॉर्म का जो टिकट है वो खरीदना अनिवार्य होता था। लेकिन कोरोना के चलते इसको फिलहाल बंद कर दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से ये जो व्यवस्था है फिर से बहाल कर दी गई है। दिल्ली में 10 का 30, तो भोपाल में 10 की जगह 50 रुपए और मुंबई में भी 10 रुपए वाला प्लेटफॉर्म टिकट 5 गुना महंगाई के साथ मिलने लगता है। बजट से ओवर है। बजट से ओवर हो गया। पहले 10 का मिलता, तब 30 का मिलता, अब 30 का मिलता है। हाँ जी, ये पर असर भी है। असर तो है बहुत ज्यादा। इतने में पहले 3 मिलते थे, अब 1 मिल रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि महंगा क्यों किया गया? तो रेलवे की दलील संवाददाता सुशांत दिल्ली में बताते हैं। तो प्लेटफॉर्म टिकट का जो कॉस्ट है वो 30 रुपए कर दिया गया है। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि ताकि
कोरोना के चलते लोग प्लेटफॉर्म पर कम से कम जो है वो पहुंचे। अब सीधा सा सवाल उठता ये है कि अगर प्लेटफॉर्म पर भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की चिंता में प्लेटफॉर्म टिकट को महंगा कर दिया जाता है तो क्या चुनावी रैलियों में जुटने वाली हजारों की भीड़ में संक्रमण का खतरा नहीं होता? या फिर ये मान लिया गया है कि चुनावी रैली में भीड़ जाएगी तो पार्टी के झंडे डंडे से कोरोना का वायरस डर जाएगा और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आम आदमी को पकड़ लेगा, इसलिए टिकट ही महंगा कर दो। ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। जैसे आपको पता है यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ गया है तो आई डोंट थिंक सो कि हर बंदा यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट अफोर्ड भी कर सकता है। एक सवाल और है, कोरोना में भीड़ ना जुटे इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट महंगा है, तो दिल्ली में 10 का 30 और भोपाल मुंबई में 10 का 50 क्यों किया? 200 किलोमीटर के चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में किराया भी